भाई न्यूज के प्रोग्राम सरकार की उल्टी यानी मिशन 2023 के तहत हम आज आपको मिलवा रहे हैं दामोदर यादव जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस समय दतिया में है। क्योंकि मध्य प्रदेश के 9 राज्यों में इलेक्शन है और मध्य प्रदेश में मिशन 2023 चल रहा है और सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और इस बार 2023 में सीधी गिनती किसकी शुरू होती है, इस संबंध में बात करते हैं दामोदर यादव जी से। यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाई न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। पता है क्या कहना चाहेंगे, मिशन 2023 में किस प्रकार अचीवमेंट प्राप्त करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए सबसे पहले तो। दूसरी बात यह है कि आप भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर 2018 में भी जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाने का काम किया था। और मेरा ऐसा मानना है कि जो सरकार पैसे की खरीद फरोख्त करके पैसे से गिराने का काम माननीय कमलनाथ जी की सरकार का किया था, उससे जनता में डबल रोष है। और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में जनता अब 114 सीटों की जगह हमें 154 सीटें देने के लिए मन बना चुकी है। इसलिए आप ये तय मानिए कि मध्य प्रदेश में 8 महीने बाद 9 महीने बाद आप कांग्रेस की सरकार देखेंगे और बड़े बहुमत के साथ देखेंगे। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए। जनता के अंदर जबरदस्त रोष है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और रोष जो है वो सिर्फ शिवराज जी की सरकार के खिलाफ ही बल्कि मोदी जी की सरकार के खिलाफ भी है। और डबल इंजन की सरकार जब है तो डबल इंजन का रोष भी है जनता के अंदर। और जब दोहरा रोष है तो निश्चित रूप से दोहरे ताकत से जनता वोट डालने के लिए तैयार है। आपने देखा होगा, आज भी जनता को याद आ रहा है जब हम पब्लिक में, कल ही मेरी एक 10,000 लोगों की पब्लिक मीटिंग थी इंद्रगढ़ के अंदर। मैंने पूछा जनता से कि 15 लाख रुपए का वादा था, किसी के खाते में 15 पैसे आए? मैंने पूछा जनता से, नौजवानों से, किसी को रोजगार मिलने का काम हुआ, युवा बेरोजगारों को? तो बहुत ज्यादा रोष जनता के अंदर दिखाई भी दे रहा है। और लोग याद कर रहे हैं माननीय कमलनाथ जी की 15 महीने की उस सरकार को, जिसमें उन्होंने डिलीवर करने का काम किया था 15 माह के अंदर ही। इसलिए जनता को ये विश्वास है और जनता एक बार कमलनाथ जी को देखना चाहती है मुख्यमंत्री के रूप में और उनके 5 साल काम करने का अवसर देना चाहती है। लेकिन 15 महीने मिले थे, 15 महीने में तो कमलनाथ जी ने क्या किया? दतिया ही को ले लें तो दतिया में 15 महीने में स्थानीय स्तर पे कुछ काम भी नहीं हुआ है। जबकि वर्तमान विधायक और मंत्री जी है नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने विकास की गंगा बहा दी दतिया में, कई आयाम इतिहास रची। देखिए ऐसा है, मैं साथी आपको बोलूंगा, आप बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूं और इसीलिए आपसे उम्मीद भी करता हूं कि आप सच दिखाएंगे और आप सच दिखाते भी हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सब विकास पसंद होते हैं लोग, लेकिन विकास कभी विनाश की शर्त पे पसंद नहीं किया जाता। आदरणीय जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो मंत्री जी हैं, वो विकास कम और विनाश ज्यादा करते हैं। विकास वहीं किया जाता है जहां से उनके गुर्गों को करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने का मौका मिल सके, अवसर मिल सके। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं पर्टिकुलर दतिया की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं आज भोपाल से निकल के दतिया आता हूं, मुरैना जाता हूं, कहीं भी जाता हूं, तो हमें सड़कों पे वही गाय माता, जिनकी बात हमेशा आरएसएस और भाजपा करती रही है, वो गाय माता मृत अवस्था में पड़ी सड़कों पे मिलती हैं या फिर सैकड़ों की झुंड में खड़ी मिलती हैं। बहुत दुर्दशा उनकी हो रही है। हमारे कमलनाथ जी ने गौशाला बनाने का काम किया था। आपको पता होगा कि जब उनको मध्य प्रदेश मिला तो किसान पूरी तरह से खजाना खाली था, उसके बावजूद भी माननीय कमलनाथ जी ने किसानों की कर्जा माफी की हिम्मत जुटाई। वो अलग बात है कि हम 2-2 लाख तक का कर्जा माफ नहीं कर पाए, उसके लिए हमें समय चाहिए था। पूरे 5 साल अगर हमें मिलती तो हम 2-2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करने का काम करते। लेकिन ये बात भी सत्य है कि 50-50 हजार रुपए तक के कर्जे की माफी हुई। एक तरफ तो वो मोदी जी हैं जो 15 लाख रुपए किसानों के खाते में डालने का झूठा वादा करते हैं और उनके स्विस बैंक से पैसा लाने की बात करते हैं और किसानों का पूरा पैसा निकाल के अडानी और अंबानी की तिजोरी में भरने का काम करते हैं। दूसरी तरफ हमारे नेता कमलनाथ जी हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, जो जनता की सेवा ईमानदारी से करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी सदन के अंदर राहुल गांधी जी ने जो 3 दिन पहले सवाल उठाए, उसमें से एक भी सवाल का जवाब आदरणीय मोदी जी ने आके अगले दिन नहीं दिया।
सारी गोलमोल बातें करके गायब हो गए। उन्होंने पूछा था, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, सीधा सीधा राहुल गांधी जी ने पूछा कि विदेश में मोदी जी और अडानी जी साथ कितनी बार गए, मोदी जी के जाने के बाद कितनी बार जो है अडानी जी ने पीछे से जाके उनको ज्वाइन किया, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि जहां जहां मोदी जी दूसरे देशों में जाते हैं वहां के बड़े बड़े कॉन्टेक्ट अडानी को कितने मिले, पोस्टर भी दिखाए थे राहुल जी ने। जानते हैं 600 से ज्यादा नीचे नंबर पे जो आदमी विश्व में आता था, वो अचानक से कौन सी जादू की छड़ी से दूसरे नंबर पे पहुंच गया, किसकी कृपा हुई है। और जो जैसे कि अभी एक रिपोर्ट आई थी, वो जो आर्थिक रिपोर्ट करता है, मैं उस एजेंसी का भी नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने बताया कि इनको ओवर वैल्यू किया गया इनके शेयरों को। तो एक दिन ऐसी स्थिति ना आ जाए श्रीलंका जैसी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, हिंडनबर्ग, हाँ जी अमेरिका के हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। तो वही मेरा निवेदन है कि निश्चित रूप से ये सब बातें जनता, नौजवान, बेरोजगार सब समझ रहे हैं, और आप बस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको लगता है कितना भारत जुड़ा है राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सबसे पहले 1944 में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, सुभाष चंद्र बोस ने की, जो उन्होंने भारत से लेके जापान तक की थी, वो भी पनडुब्बी के माध्यम से। कितनी क्या स्थिति होगी? देखिए, हमारे देश का राजनीतिक इतिहास गवाह है, जब जब यात्राएं हुई हैं, ये तो बात आप भी स्वीकार करेंगे, जब जब यात्राएं हुई हैं तब तक उन राजनीतिक दलों को लाभ मिला ही मिला है। हालांकि राहुल गांधी जी की यात्रा का उद्देश्य इस समय राजनीतिक कम था और राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्र की चिंता ज्यादा थी। अब भारत कहाँ टूटा था, बार बार लोग ये सवाल करते हैं, भारत टूटा कहाँ था जो भारत को जोड़ने चले हैं। भारत के टूटने का मतलब भारत के टुकड़े होने से नहीं है। भारत के टूटने का मतलब है कि भारत में रहने वाले लोगों के अंदर अगर बहुत बड़ी एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता फैल जाए, एक दूसरे से धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर लोग नफरत करने लगे, तो वो टूट के ही समान माना जाता है। और वर्तमान में जो सरकार है वो निश्चित रूप से इसी दिशा में काम कर रही है पिछले 9 वर्ष से। इसलिए राहुल जी ने पूरे देश से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकल के ये संदेश देने का काम किया, और निश्चित रूप से लोगों के अंदर एक जो निराशा का वातावरण बन गया था कि कैसे लोगों के हाथों में सत्ता है और कैसे देश बचेगा, लोगों को उम्मीद जगी है। हमारी पार्टी के अंदर तो नई ऊर्जा का संचार हुआ ही है, लेकिन पूरे देश की जनता के अंदर भी ये उम्मीद जगी है कि निश्चित रूप से सरकार परिवर्तित भी होगी भविष्य में, और अच्छे निर्णय भी सरकार लेगी। और इस भारत के अंदर जो एक दूसरे का भाईचारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, वो बात जो हमारी मूल भावना है, अपने देश की मूल आत्मा है, उसको हम फिर से कायम कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा। इस बार आपका क्या मूड है, कहां से इलेक्शन लड़ेंगे आप? मैंने कल घोषणा की है 10,000 लोगों के बीच में कि मेरा विधानसभा क्षेत्र सेवड़ा है, और कल के विजुअल में मैं आपको अभी मेरे पास कल आपने बहुत कुछ, हाँ, मच्छर और उसका जवाब मैं बाद में दे दूंगा। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि चूंकि मेरी विधानसभा सेवड़ा है, आप तो जानते हैं, मैं 8 का चुनाव वहां से लड़ा था जब मैं समाजवादी पार्टी में हुआ करता था। फिर मैं 13 का चुनाव भी लड़ा, और 13 का चुनाव जब मैं वहां से लड़ा तो मुझे 17,000 वोट मिल गए निर्दलीय के रूप में, और आपने खुद मेरा इंटरव्यू किया था 18 में भी। और 18 का चुनाव फिर मैं नहीं लड़ा, माननीय कमलनाथ जी ने कहा तो मैंने पर्चा वापस ले लिया था। तो मैंने समर्थन देने का काम किया था घनश्याम सिंह जी को, माननीय कमलनाथ जी के आदेश पे। घनश्याम सिंह जी ने, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने मुझसे वादा किया था कि 18 में आप घनश्याम सिंह जी को विधायक बनाने का काम कर दो, लेकिन जब 23 का चुनाव आएगा तो हमारा वादा है कि हम आपको बनाएंगे, ये क्विट करेंगे। तो अब वो समय आ गया है, वो वादा निभाए, तो मैं भी वादे निभाऊंगा। हमारे वादा नहीं निभाते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे आप? पार्टी किसी एक की नहीं है, निर्णय राहुल गांधी जी लेंगे, माननीय कमलनाथ जी लेंगे, निर्णय राहुल गांधी जी लेंगे। वही मैं पूछ रहा हूँ, अगर निर्णय अगेंस्ट जाता है आपके तो क्या करेंगे आप? क्योंकि सर्वे रिपोर्ट हमारे अगेंस्ट जा ही नहीं सकता। सर्वे रिपोर्ट हमारे अगेंस्ट सर्वे रिपोर्ट जा चुकी है, और उस सर्वे रिपोर्ट में मैं बहुत आगे हूँ सबसे। वो सर्वे रिपोर्ट मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, वो आपको भी मैं उपलब्ध करा दूंगा, आप उसको दिखा सकते हैं चैनल पे। सर्वे हमने भी व्यक्तिगत कराया, 4-4, 6-6 एजेंसियों ने किया। एक भी एजेंसी ये नहीं कह रही है जिसमें वर्तमान और मेरे बीच में दुगने से ज्यादा का अंतर ना हो। सारे सर्वे रिपोर्ट्स जा चुकी है, वहां की पब्लिक चिल्ला के कह रही है। तो इसलिए वहां की पब्लिक ने मन बना लिया है कि उनको वो दामोदर को एमएलए देखना चाहते हैं, इस बार बनाना चाहते हैं।
तो पब्लिक की इच्छा तो हमें माननी ही पड़ेगी, और मुझे उम्मीद है कि पार्टी भी पब्लिक की जो इच्छा है उसका सम्मान करेगी। यानी हम भविष्य के एमएलए से बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में? उम्मीद तो है निश्चित रूप से कि आप भविष्य के विधायक से ही बात कर रहे हैं। विधायक से क्यों, अवसर मिलेगा तो हम जनता की और बड़े स्तर पर सेवा करने का काम करेंगे। यानी अचीवमेंट आप पूरा का पूरा पूरे होंगे जल्दी भविष्य में? उम्मीद तो है भाई, आपकी शुभकामनाएं भी है, जरूर पूरी होंगी। दतिया से कौन है इसका उम्मीदवार कांग्रेस का? क्या किसकी सर्वे रिपोर्ट गई है? देखो, दतिया में हमने उम्मीदवार अपना लगभग तय कर लिया है, लेकिन हमारी रणनीति कुछ है। रणनीति हमारी है कि हम उसका नाम ऊपर नहीं कर सकते। वो तो चेहरे और नाम ऊपर आपके चेहरे से दिख रहा है, नाम कौन है आपके चेहरे से शो कर रहा है, मुझे आभास हो रहा है। तो ये आप सोच रहे होंगे, वो आप जो हमसे ऑफ द रिकॉर्ड मिलेंगे तब आप से मैं मित्रता के नाते बात जरूर कर सकता हूँ, लेकिन सार्वजनिक रूप से ये कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से इस बार दतिया में हमें फतह हासिल होगी। हमने बहुत अच्छी रणनीति बनाई है, लेकिन उस रणनीति को हम उजागर करेंगे तो आप जानते हैं कि सत्ताधारी लोग उस रणनीति को भेदने के लिए पूरी डबल योजना बनाने का काम करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से यकीन मानिए हम तीनों ही सीटें जीतेंगे। पार्टी के निर्णय टिकट के सही हम करा पाए तो, और इसकी मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के निर्णय सही होंगे, क्योंकि जनता की जो इच्छा है उसके अनुसार टिकट देने का वादा माननीय कमलनाथ जी, राहुल गांधी जी सभी लोग कर रहे हैं। अच्छा, पार्टी में कांग्रेस के अलावा, कमलनाथ जी के अलावा और कोई नहीं है सीएम उम्मीदवार क्या? बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक ही सीएम उम्मीदवार है, बड़े स्पष्ट तौर पे और पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। अभी मैं अशोकनगर में किसान सम्मेलन करने जा रहा हूं, चीफ गेस्ट हूं, वहां भी ये बात कहूंगा। एक ही उम्मीदवार है और ये हमारा प्लस पॉइंट है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के अंदर 7 से 8 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। आप जानते हैं शिवराज जी की टांग बीडी शर्मा जी खींच रहे हैं, बीडी शर्मा जी की टांग कैलाश विजयवर्गीय जी खींच रहे हैं, उनकी टांग नरेंद्र सिंह तोमर खींच रहे, उनकी टांग नरोत्तम मिश्रा जी खींच रहे, और भी एक आध नाम है जो शायद मैं भूल रहा हूं, प्रहलाद पटेल जी हैं, और इन सब की मिलकर टांग खींचने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं। तो वहां 7 से 8 मुख्यमंत्री के चेहरे, उनके बीच लड़ाई है, गुत्थम गुत्थी है, लेकिन हमारी पार्टी में एकमात्र सर्व स्वीकार चेहरा है, उसका नाम माननीय कमलनाथ है। प्रयास तो लगाए जा रहे हैं कि सिंधिया जी वापस आएंगे कांग्रेस में। कुछ उनके समर्थक जो मंत्री वापस गए हुए थे विधायक, वो भी आ सकते हैं कांग्रेस में वापस। निश्चित रूप से बहुत सारे सिंधिया जी के साथ गए हुए विधायकों के टिकट वहां कटने वाले हैं, वो भी जानते हैं। और सच्चाई यह है कि सिंधिया जी यहाँ बड़े नेता हुआ करते थे, वहां कार्यकर्ता बन गए हैं। तो हो सकता है सिंधिया जी आने का प्रयास करें, लेकिन हमारा नेतृत्व तो उन लोगों को लेगा नहीं जिन लोगों ने जनता की भावनाओं पर कुठाराघात किया। जनता ने अगर हमारी सरकार बनाई तो वो सरकार, मैं तो कई बार कहता हूं, आज फिर अशोकनगर में बोलूंगा, उन्हीं की लोकसभा, पुरानी लोकसभा क्षेत्र के अंदर जा रहा हूं। कहते थे उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, हो अगर जिंदा तो जिंदा आना जरूरी है। अब जब किसान खेत में खलिहान में परेशान है, नौजवान 100-100, 500, 1000 की नौकरी के लिए तरस रहा है, तब उसूलों पे आँच नहीं आ रही। आखिर वो उसूल कौन से थे, ये सिंधिया जरूर जवाब दें कि वो उसूल कौन से थे जिन पे आँच आ रही थी। क्या वो उसूल दिल्ली का बंगला था? क्या वो उसूल मंत्री की कुर्सी थी केंद्र में? या क्या वो उसूल वो घोटाले में किसी में जो आपका नाम फंसाया जा रहा था अमित शाह जी की टीम के द्वारा, क्या वो उसूल था? ये जनता के बीच में उनको उजागर करना चाहिए, लेकिन हमारी पार्टी उनको वापस नहीं लेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। चुनाव में बादों की झड़ी लग जाती है इलेक्शन आते ही, उसके बाद इलेक्शन में सत्ता में संभालने के बाद भूल जाते हैं लोग। ऐसा ही कुछ हुआ था आपके। तो देखिए, मैं तो माननीय कमलनाथ जी के बारे में मैं माननीय कमलनाथ जी के बारे में आपको बता सकता हूँ। मैंने बहुत सारे सुझाव उनको दिए थे, जिसको हमको अपने घोषणा पत्र, जिसको हम बोलते हैं वचन पत्र, उसमें शामिल करने के लिए, हाँ, उस फैसलों के लिए उन्होंने बहुत सारे जितने भी मांगे आती हैं, वो मांगे कैसे पूरी होंगी पहले इस पे काम करवाते हैं, और जब उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद हम ये कर पाएंगे, तभी उनको शामिल करते हैं। हाँ, आप ये बात शिवराज जी पे कह सकते हो। शिवराज जी के बारे में कहावत हो गई है कि वो सुबह से लेकर शाम तक 150 घोषणाएं करते हैं, रात को पीए से पूछते क्या क्या घोषणाएं आज की थी, वो सूची बना के लाता है, उसमें से 15 पे टिक लगाया जाता है और 135 को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये उनका स्वभाव है, ये हम लोगों का स्वभाव नहीं। अगर हमें इतना झूठ बोलना आता तो हम झूठ बोल के कब के सत्ता में आ चुके होते। हम झूठ के सहारे नहीं, हम सच के सहारे सत्ता में आना चाहते हैं। ये सरकार गिराने की बात रही तो 90, जब कांग्रेस की सरकार थी, 90 बार सरकार को गिराया गया। जिसकी लाठी होती है 90 बार उस समय देश में,
कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार मैं निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि जो गलतियां कांग्रेस से हुई होंगी, हमेशा मैं कहता हूं, यही बात राहुल जी ने अभी लोकसभा के अंदर कही कि हम अगर आज विपक्ष में बैठे हैं पिछले 10 साल से केंद्र में, हम अगर विपक्ष में बैठे हैं मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से, तो कुछ गलतियां हमारी हुई होंगी जिसकी जनता ने हमको सजा दी होगी। अगर कोई गलत काम किसी शासक के द्वारा कभी हो गया होगा तो उसको नजीर बना के आगे के रिकॉर्ड में तो शामिल नहीं किया जा सकता कि उसी के आधार पर कार्रवाइयां होने लगे। गलतियां होंगी, उनको सुधार करने की इच्छा शक्ति आपके अंदर होना चाहिए। हम स्वीकार करते हैं कि हमसे गलतियां हुई होंगी, तब हम विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन अब जो सत्ता में बैठे हैं वो गलतियां कर रहे हैं और जानबूझ के कर रहे हैं। आप जैसे मीडिया के द्वारा, हम जैसे विपक्ष के लोगों के द्वारा उनको चेताया जा रहा है, उसके बाद कर रहे हैं, इसका मतलब वो जनता को मूर्ख समझने का काम कर रहे हैं। कोई भी शासन में रहता है, अगर गलतियां करता है, जनता 5 साल में उसको सजा देने का काम कर देती है, जो जनता ने किया था। तो वो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को स्वीकार करते हैं। यानी बात साफ हो चुकी है, कांग्रेस अब पूरी तरीके से जनता का भी मूड है, कांग्रेस की तरफ झुकाव है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से जनता का पूरा झुकाव कांग्रेस की तरफ है और मेरा पूरा प्रयास कांग्रेस के अंदर है, मेरा पूरा प्रयास कांग्रेस के अंदर है कि टिकटों के निर्णय सही हो। आज आपके चैनल पे दावे के साथ कह रहा हूं, टिकटों के निर्णय अगर हम लोग सही कर पाए, जिसकी उम्मीद मुझे पूरी है, तो 160 से 175 सीटें हम मध्य प्रदेश में लाने का काम करेंगे, लेकिन सब कुछ टिकटों के निर्णय पर निर्भर करेगा। ऐसा ना हो एट ए टाइम मैं देखूं दामोदर जी का टिकट कट गया और आम आदमी पार्टी से मैदान में कूद गए, एक बार फिर पार्टी चेंज। देखिए, पार्टी चेंज करनी होती तो 18 में ही कर लेता, आप तो इसके साक्षी हैं। नहीं, 18 में तो आपको आश्वासन दिए गए थे कि आपको अध्यक्ष वगैरह बनाएंगे किसी निगम का। हाँ, वो निश्चित रूप से मुझे आश्वासन दिया गया था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का दिया गया था, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए था। मैं इस वजह से पर्चा वापस नहीं लिया था। मुझे जब माननीय कमलनाथ जी ने बुला के कहा कि तुम इतने सालों से किन के खिलाफ लड़ रहे हो, और अगर तुम कांग्रेस के खिलाफ दोनों सीटों से लड़ जाओगे, ये दोनों कैंडिडेट घनश्याम सिंह जी, राजेंद्र भारती कह रहे हैं कि हम हार जाएंगे, तो मैंने कहा साहब ये दोनों ही कह रहे हैं हार जाएंगे, तो फिर हमें क्यों टिकट नहीं दिया हमारे लड़ने से, अगर ये हार रहे हैं तो फिर उन्होंने कहा था कि अगर तुम अभी चुनाव लड़ते हो तो फिर किसको फायदा होगा, उस भाजपा को फायदा होगा, तुम जिस भाजपा को पसंद नहीं करते हो। मैंने कहा निश्चित रूप से उनकी इस बात पे मैंने पर्चा वापस लिया था। हाँ, ये उनका बड़प्पन है, उनका प्रेम इसलिए है कि उन्होंने कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना और ये करने का वादा किया था, और वो करते, क्योंकि चूंकि हम किसी राजनीतिक परिस्थिति के कारण वो सूची ही जारी नहीं कर पाए। अगर करते तो निश्चित रूप से उसमें होता, लेकिन अब बात बाईपास जाने की नहीं है, अब डायरेक्ट एंट्री की आवश्यकता है। मैं समझता हूं मेरी जैसी गरीब और किसानों की और पिछड़ों की और दलितों की आवाज को उठाने वाली आवाज विधानसभा के अंदर भी होना चाहिए। आवश्यकता उस सदन के अंदर जाने की है। ना तो आप गरीब हैं ना कमजोर, तो मुरली मनोहर हैं, यदुवंशी मुरली मनोहर। देखिए, अगर कृष्ण के वंशज आप मुझे कहते हैं तो फिर मैं ये भी कहूंगा कि कृष्ण ने जो गोवर्धन पर्वत उठाया था वो पूरे समाज के हित के लिए उठाया था। उसमें ना सिर्फ मानव बल्कि जानवर भी उसमें शरण लेके खड़े हो सके, अपनी रक्षा कर सके, इसके लिए उठाया था। तो निश्चित रूप से अगर मुझे आप कृष्ण वंशज मानते हैं तो मैं भी ये कहता हूं कृष्ण वंशज होने के नाते तो और आवश्यक है इस दुनिया के विकास के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस मानव जाति के विकास के लिए क्या बेहतर है उसके लिए मैं काम करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि विधानसभा और संसद उसके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, क्या विकास करेंगे आप स्योड़ा में, बताइए, अगर आप बनते हैं सिटिंग स्योड़ा क्षेत्र में? कल मैंने कहा कि देश की आजादी के बाद से लेके आज तक 70 साल के अंदर कभी विकास मुद्दा नहीं बना। ये बड़ा दुर्भाग्य है स्योड़ा क्षेत्र का। कभी भी कोई भी विधायक विकास के रास्ते पे चला नहीं। इससे बात ज्यादा शर्म की बात क्या होगी कि आज भी स्योड़ा के अंदर, स्योड़ा में प्रॉपर में एक लॉज रुकने के लिए नहीं है। एक लॉज, अगर हमारा कोई पत्रकार साथी जाए तो कहां किसके घर रुकेगा, उसको रात को वापस ही आना पड़ेगा। आज तक स्योड़ा में एक कारखाना नहीं है जिसमें 100 लोग काम कर सकते हो। स्योड़ा का गोराघाट का क्षेत्र गन्ना किसानों का क्षेत्र है। आज तक वहां शुगर मिल की भी व्यवस्था नहीं है, किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरा किसान क्षेत्र है, उसके बावजूद भी वहां किसान रोज बिजली के लिए परेशान होता रहता है। आज भी देश की आजादी के 70 साल बाद भी 30 से 35 गांव ऐसे हैं जहां जाने के लिए सड़क नहीं है। बहुत सारे काम स्योड़ा में करना है, लेकिन यकीन मानिए अगर मैं विधायक वहां का बना तो 5 साल में सब काम करके दिखाऊंगा। मैंने कल वादा किया कि 5000 जी
वर्तमान सिटिंग विधायक हैं, एमएलए हैं, उन्होंने बहुत कुछ काम किए हैं घनश्याम सिंह जी ने, क्या उनसे संतुष्ट नहीं है आप? नहीं नहीं, मैं घनश्याम सिंह जी के कामों की मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता सकता संतुष्ट तो। अगर मुझे जानकारी आएगी तब मैं उसकी समीक्षा कर पाऊंगा। मुझे जानकारी नहीं है कि क्या क्या काम उन्होंने किए हैं। मैं तो अभी वो काम बता रहा हूं आपको जो काम नहीं हुए हैं और जो होना आवश्यक। यानी अभी आप इस वर्तमान में कमियां ढूंढ रहे हैं, कितनी कमी, उसको टारगेट आने के बाद टारगेट में फिक्स करके उसको पूरा करेंगे जनता के हित के लिए। नहीं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मैंने जो चीजें आपको बताई हैं वो सब आवश्यक है सिमरा क्षेत्र के लिए। मैं कमियां नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि क्या क्या काम नहीं हुए। जो मैं जब दतिया में आके रुकता हूँ तो आप भी जानते हैं कि यहाँ सैकड़ों लोग मुझसे आके मिलते हैं। सिमरा क्षेत्र में जानता हूँ हजारों पब्लिक इकट्ठी होती है और वो सारे लोग, कल भी मैं गया था तो 1000 आवेदन इकट्ठे हो जाते हैं। कोई बिजली को परेशान है, कोई सड़क को परेशान है, कोई पुलिस से परेशान है, कोई किसी मंडी से परेशान है। हेलो, ये निकाल दो आप जी डायरेक्टर। बोलिए। हाँ तो बताएं, आपने मिशन ही अपना पूरा एक टारगेट बता गया है, मैनिफेस्टो बता दिया है आपने। 5 मिनट और लेंगे, ज्यादा ही लेंगे। आप बार बार घड़ी देख रहे हैं अशोक नगर के लिए। हाँ, वो असल में मैंने 1 बजे का समय दे रखा है ईसागढ़ पहुंचने का, चंदेरी से भी आगे, तो इसलिए मुझे वहां निकलने की जल्दी है। लेकिन चूंकि आपसे बात करने में इतना आनंद आता है कि मैं समय भूल गया। जी हाँ, तो 5 मिनट में आप अपना अपना जो मिशन तो बता दिया है, 5 मिनट में और बता दें क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ करेंगे जनता के लिए। और आपने कल क्या रिस्पांस मिला आपको, जो मीटिंग आम सभा मीटिंग हुई? हाँ, कल की आम सभा का बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स था। बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स था। मैंने जनता से ही पूछा जी कि आप बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि मैं सिमरा से विधायक बनूं। तो जनता में जो दीवानगी थी, जनता में जो जुनून था, वो जुनून ने ये सिद्ध कर दिया है और मुझे मजबूर कर दिया है कि मुझे अब सिमरा से चुनाव लड़ना ही होगा। दूसरी बात, मैंने उनसे कल वादा किया है कि जैसे ही मैं विधायक बनूंगा तो मैं कैसे भी कहीं से भी कारखाने लाऊं, लेकिन ऐसी फैक्ट्रियां लाके रोजगार के ऐसे अवसर मुहैया कराऊंगा। मेरा लक्ष्य रहेगा कि मैं 4 से 5000 युवाओं को वहां पर नौकरियां देने का काम करूं और मैं ये कराना जानता हूं, मैं करा लूंगा। दूसरा, मेरा एक शुरू से घोषणा है पिछले चुनाव से कि जैसे ही मैं जीतूंगा तो गन्ना किसान का जो क्षेत्र है वहां पे एक शुगर मिल की स्थापना में जरूर कराऊंगा। मैं एक किसान का हूं, उस नाते मैं जानता हूं कि किसान किन समस्याओं से वहां पे जूझ रहा है। खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र का होने के नाते मैं जानता हूं कि जब इस गांव के लिए सड़क नहीं होती तो क्या स्थिति बनती है। तो जितने भी लगभग 30 से 32 गांव हैं जिनमें अभी तक सड़कें नहीं बनी, वो सड़कें बनाने का काम भी मैं वहां पे करूंगा। ये सारे काम हमको करना है। ये तो काम हो गए हैं विकास के, कुछ काम समाज सुधार के भी करने की आवश्यकता है, जो मैं पूरे प्रदेश स्तर पर करने का निरंतर प्रयास कर ही रहा हूं, तो उसको भी जारी रखूंगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि सिमरा के साथ साथ दतिया भी जीते, भांडेर भी जीते। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो रणनीति हम लोग तैयार कर रहे हैं, हम जिले की 3 सीटें जीतने का काम करेंगे। मैं लगभग 48 से 52 सीटों के बीच में दौरा करता हूँ पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, जो निरंतर 6-8 महीने साल भर से चल रहा है और चलता ही रहता है। तो मेरा प्रयास तो यह है, मैंने माननीय कमलनाथ जी को एक सूची सादर प्रेषित हमेशा करता रहता हूँ। इस क्षेत्र में ये कैंडिडेट अच्छा है, इस क्षेत्र में ये कैंडिडेट मजबूत है, और उसमें जातिगत संतुलन भी होता है, उसमें जनता की डिमांड के आधार पर भी हम उसको तय करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि टिकटों के सही निर्णय होंगे तो बहुत अच्छी सरकार बनेगी, बहुत अच्छा काम करेंगे और फिर हम और आप फिर बैठेंगे। आप, मैं तो उम्मीद करूंगा कि आप हर 6 महीने हमसे हिसाब लें जब मैं विधायक बन जाऊं तब, और मैं आपको हिसाब देने का काम करूंगा। ये तो आप बार बार विधायक बनने की बात कर रहे हैं, विधायक बन जाए बहुत अच्छी बात है। फिर भी अगर विधायक नहीं बनते हैं तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वहां के लिए आपकी सरकार है, वहां के लिए लाएं आप प्रोजेक्ट? क्या एक विधायक होने विधायक निश्चित रूप से नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अभी सरकार में 15 महीने नहीं रहा, तो मैं जब भी दतिया आता था सबसे पहले कार्यकर्ताओं को एकत्रित करता था, फिर जहां जो आवश्यकता होती थी वहां जाता था। देखिए, आप भी जानते हैं जी, सत्ता जब आती है तो सत्ता के अंदर भी एक संघर्ष चालू हो जाता है। हर पार्टी के अंदर होता है। आज भाजपा में आप देख रहे हैं, कांग्रेस में भी होता है, वो सत्ता का संघर्ष होता है। जब सत्ता आती है तो कौन कलेक्टर किसका पसंद का आएगा, एसपी किसका पसंद का आएगा, अधिकारी किसके पसंद के बैठेंगे, काम किसकी इच्छा से होंगे, ये सब संघर्ष चालू होता है। लेकिन पूरे 15 महीने के अंदर मैंने इन संघर्षों में कभी नहीं पड़ा। मुझसे अगर पूछा गया कि हाँ ये अधिकारी कैसा है, चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस, हुए 1-2 जिनको मैंने बोला, उनकी पोस्टिंग्स भी यहाँ पे हो गई कलेक्टर के रूप में, एसपी के रूप में। और मैंने हमेशा प्रयास किया है
कि वो लोग अच्छा काम करें और उन्होंने अच्छा काम किया है। सत्ता में बैठेंगे तो भी हम ये सारे के सारे काम कराएंगे जो आपसे मैं वादा एज ए विधायक बनने के बाद करने की बात कर रहा हूँ। सत्ता होगी तब तो आसान हो जाता है काम कराना, लेकिन अगर कभी सत्ता नहीं होती और मेरे जैसा आदमी विधायक बन जाए तो मैं कभी ये बहाने नहीं बनाऊंगा कि मैं विपक्ष में था इसलिए कुछ नहीं कर पाया। मैं सीधा फंडा जानता हूँ, या तो मेरी बात मेरे क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए विधानसभा में सुन ले सरकार, नहीं तो अपना कुर्ता फाड़ दूंगा या मुख्यमंत्री का कुर्ता फाड़ दूंगा। ये बहुत अच्छी है, कुर्ता फाड़ेंगे। लेकिन गुटबाजी से कैसे उभरेंगे जो कांग्रेस में इतनी ज्यादा दतिया जैसी छोटी जगह में इतनी ज्यादा गुटबाजी है? एक तरफन आपके कैंडिडेट के अलावा दूसरे कैंडिडेट भी उम्मीदवार है कुंवर साहब के अलावा भी, कैसे? इसमें कोई गुटबाजी की बात नहीं। हमारी जी बताएं। पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और उसमें टिकट मांगने का सबको हक और अधिकार है। रही गुटबाजी तो ये मानव स्वभाव, ये किसी दल की बात नहीं। फर्क इतना है कि हमारे यहाँ आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हमारे यहाँ आवाज उठाने का अवसर दिया जाता है, दबाने का नहीं। बीजेपी में आवाज को दबा दिया जाता है, इच्छाओं को दमन कर दिया जाता है, बोलने का हक नहीं होता है, अनुशासन के नाम पे एक बहुत तगड़ा डंडा चलाया जाता है। हमारे यहाँ की बात आपको बाहर सुनाई दे जाती है, उनके यहाँ की आवाज अंदर ही अंदर गूंजती रहती है, लड़ती रहती है। तो गुटबाजी तो एक मानव का स्वभाव, एक घर में गुटबाजी होती है भाई। अगर हम 4 भाई हैं, बाप 2 बच्चों को ज्यादा पसंद करता है, 2 को थोड़ा कम पसंद करता है उनके गुणों के कारण, ये सब एक मानव स्वभाव है, इसमें कोई गुटबाजी। सबसे बड़ा अगर गुटबाजी होती तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ाई दिखाई देती, जो लड़ाई हमारे यहाँ नहीं है। और अगर किसी नेता ने कोई बयान दिया भी है तो उस नेता के उस बयान में उसने वापस उस बयान को भी लिया है और दूसरे नेताओं ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हमारे यहाँ किसी प्रकार की मुख्यमंत्री के चेहरे पे कोई शंका नहीं है, एक ही चेहरा है। इनके यहाँ है, ये दुनिया जानती है। हमारे यहाँ की कोई गुटबाजी नहीं। जो नीचे के स्तर पे मेरे नेता को टिकट मिले, मेरे नेता को टिकट मिले, ये हर नेता के समर्थक लोग चाहते हैं उस पार्टी के अंदर, ये चाहना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर उस नेता को टिकट नहीं मिलता और गुटबाजी होती तो 18 में मैं माननीय कमलनाथ जी की बात क्यों मानता? मैं निर्दलीय चुनाव लड़ जाता। मैंने मानी उनकी बात, दोनों विधानसभा से पर्चा वापस लिया, इधर राजेंद्र भारती को जिताने का काम किया, उधर घनश्याम सिंह को जिताने का काम किया, तो हम मान जाते हैं, ऐसा नहीं है। और इतना हमारे यहाँ छूट रहती है कि आप अपनी इच्छाओं को प्रकट कर सको। हम उम्मीद करें तो अब ये चंद महीने, 7-8 महीने बचे हैं, आप उल्टी गिनती है उसको शुरू कर देंगे? निश्चित रूप से मैंने कल कहा है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैंने अधिकारियों को चेताया है और मैंने सरकार के लोगों को, सत्ता में बैठे लोगों को भी चेताया है जी कि किसी गलतफहमी में मत रही है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैंने 290 दिन बोले जी। जब रोज एक दिन कम होता चला जाएगा और जब 8 महीने बीत जाएंगे उसके बाद यही अधिकारी सैल्यूट करने हम लोगों के घर पे घूमते फिरेंगे कि हमें वापस पोस्टिंग मिल जाए और इनके किए हुए पापों से इनको मुक्ति मिल जाए। लेकिन हम लोगों ने भी तैयार की है एक सूची, आज आपके माध्यम से बता रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश के IAS IPS सुन लें, सारे अधिकारी सुन लें। हम लोग सूची बनाते जा रहे हैं लगातार, उन अधिकारियों की सूची जो अधिकारी अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं, या तो वो अभी भी सुधर जाएं। पन्ना का देख लेना, परसों का पन्ना का उदाहरण देख लिया, पन्ना की न्यूज चलाई थी, पन्ना कलेक्टर की। पन्ना कलेक्टर कह रहे हैं कि ये सरकार अच्छी है, इसको 25 साल रहना चाहिए जी। 8 महीने ऐसे ही अधिकारियों के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उनसे पूछिएगा आप। ये जो वार्निंग वाली बात आप कर रहे हैं, मैंने बताया इसी प्रकार की वार्निंग 2018 में कमलनाथ ने भी दी थी जबलपुर में कि सुधर जाओ अभी। निश्चित कहीं ना कहीं बिल्कुल दी थी, हम वार्निंग कॉपी कर रहे हैं। नहीं, मैं किसी को कॉपी नहीं करता। मैं वैचारिक नेता हूँ, वैचारिक कार्यकर्ता हूँ, मैं अपनी बात हमेशा करता हूँ। लेकिन अगर कमलनाथ जी की आप बात करें तो वो तो हमारे नेता हैं, उनको कॉपी करना तो हमारा, वो जो लाइन देंगे उस पर तो हमारा बात करना हमारी ड्यूटी बनता है। ठीक है दामोदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना टाइम निकाला आपने व्यस्त टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जल्दी भेंट होगी। धन्यवाद। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ाए हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।